बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग सिली पॉइंट और मैं हूं आसिफ खान। और आज का सिली पॉइंट भरा हुआ है टॉपिक से, बहुत ज़्यादा हम बात करेंगे। ये ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। T20 सीरीज़ का पहला मुकाबला था, पाकिस्तान हार गया। उसकी क्या वजूहत रहीं, उसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफी वी विल टच अपॉन दैट एज़ वेल। लेकिन आज का जो बड़ा चंक होगा प्रोग्राम का वो है अंडर 19 क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस। हालिया जो अंडर 19 एशिया कप में दी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका फाइनल के लिए, लेकिन उस पर हम ज़रा एक्सटेंसिवली बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैं करता हूँ एक सिली पॉइंट से। सिली पॉइंट क्या है आज का? ग्रेग चैपल को आप सब जानते हैं। ग्रेग चैपल इंडिया के कोच भी रहे और उससे ज़्यादा वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले, और ईएन चैपल इनके भाई हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा एक कहा था कि ये मेरे बारे में क्यों कहा जाता है कि मैं ख़राब बैटिंग करता हूँ। जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो इतनी लंबी मैं बैटिंग कर ही नहीं पाता कि वो लगे कि मैंने ख़राब बैटिंग की है। अब ये पॉइंट सिली है कि नहीं है, ये आप बताएंगे। मैं आपका तारुफ अपने मेहमानों से आज करा दूँ। आज दो मेहमान हैं, एक तो हस्ब रिवायत तनवीर अहमद साहब बैठे हैं। तनवीर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। गुस्से में क्यों हो आज भी? मैं गुस्से में नहीं हूँ। आपने ऊपर से नीचे मुझे क्यों देखा? वजह नहीं, ऊपर तो इसलिए इससे पहले आपने नहीं देखा, आज क्यों देखा? नहीं, ऊपर से नीचे सर तपा जायजा लिया मैंने आपका। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि इनको मैंने गर्म किस तरह करना है, ये मैं सोच रहा हूँ अभी आएगा। गर्मी के तो माहौल बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको कहना मतलब हम खुद ही गर्म हो जाएंगे। आपके साथ जो साहब बैठे हैं आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं, गुलाम अली साहब। ये क्रिकेट भी खेली, फर्स्ट क्लास भी खेले, उसके अलावा पाकिस्तान के लिए बहुत कम वनडे खेले, लेकिन फर्स्ट क्लास है। मेरा इनसे सवाल यही होगा, और भी इनके बारे में बताऊंगा। सिंध के भी हेड कोच रहे, अभी लाड़काना भावलपुर के हेड कोच थे अभी, उससे पहले उसके बाद फिर अंडर 19 के साथ जुड़े और अंडर 19 की उस टीम के हेड कोच थे जो अभी खेली है जाकर UAE में। अस्सलाम वालेकुम गुलाम अली साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आसिफ साहब कैसे हैं? बिल्कुल। आप कैसे हैं? आप ठीक है? बड़े ज़बरदस्त सूट पहना हुआ तनवीर। आज टाई नहीं है, ये टाई नहीं, लेकिन आज उन्होंने जो कफ लगाया हुआ ना वो अच्छा लग रहा है। नहीं, ये टाई अप कर लेंगे आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इनको टाई की तरफ लेके आओ। चले टाई। अच्छा मुझे ये बता दें, मैं मतलब आप पे बात आती है, कट क्यों जाते हैं ये तो बताएं। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? लाल सी शर्ट पहन के आ गए हो यार। लाल है, खून है। लाल कपड़े पहनते हैं? मैं पहनता हूँ। इतना खून आपके अंदर? वैसे मुझे लाल नहीं मरून लग रहा है। मरून है, इसको समझा दें। इसको क्या समझा दें? लाल है, पूरा लाल भरा हुआ है। चलो ठीक है, लाल। आंखें भी लाल हो रही हैं आज तो। आज खून उतरा हुआ है मेरी आंखों में। गुलाम अली साहब, आप ये बताएं, आपने फर्स्ट क्लास भी खेली और मैं आपका रिकॉर्ड देख रहा था, 9,900 कोई 75 के करीब आपके रन थे, 25-26 रन रह गए थे। क्यों आपने फर्स्ट क्लास छोड़ दी? 10,000 का हिस्सा अबूर कर सकते थे आप। देखिए, अगर मैं बताऊंगा लोगों को तो पता चलेगा मैंने बहुत लंबे अरसे तक खेली है, यानी कि द एज ऑफ 41 ईयर्स तक। आखिरी सीजन हमारे साथ था इनका। तो और लास्ट सीज़न में भी मैं तकरीबन 8 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे और नियरली मेरे 750 के करीब रन्स थे। तो अब बात ये कि जब आप खेल रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, इन चीज़ों को इतना नोट नहीं करते कि आपके रिकॉर्ड क्या हैं या अपने रिकॉर्ड के पीछे भागें। जो आपकी कोशिश होती है कि जो आप ग्राउंड में कर रहे हैं। हालांकि मैंने जो लास्ट सीज़न खेला है उसमें सेकंड लास्ट मैच में मेरे 126 भी हैं, समी वगैरह के ख़िलाफ़, ये नेशनल में के ख़िलाफ़। और उसके बाद पेंटेंगुलर का था मुल्तान में, 2006-07 की बात है सीजन की। और उसके बाद फिर मैंने सियालकोट के ख़िलाफ़ आई थिंक खेला था। उसमें मेरे ख्याल 40 कुछ पे खेला था, एक ही नहीं आई थी, तो जहन में नहीं था उस वक्त। मैंने कोशिश करता कि रन बना लूँ। चले, किस्मत में आपकी कुछ और था। उसके बाद कोचिंग में आए, PIA की कोचिंग की, उसके बाद सिंध की कोचिंग की, भावलपुर में रिसेंटली कोच करके आए और अंडर 19 की तरफ गए हैं और अच्छा किया अंडर 19 टीम ने। पहले सेगमेंट की जानिब चलते हैं, पिच साइड। पिच साइड में यकीनी तौर पे बड़ी स्टोरी है। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहला T20 मैच हरा दिया और पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की थी और पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग करते हुए रोकने की कोशिश की थी उनको, लेकिन इतना ज़्यादा स्कोर कर दिया कि मुश्किल हुई। वो तनवीर बताएंगे। तनवीर साहब, कल हम मैच देख ही रहे थे शुरू में, तो आपने कुछ बात भी की थी कि जल्दी विकेट्स ले तो लिए हैं लेकिन बाद में पाकिस्तान को रोकना होगा। देखिए वो उसकी ये मैच समरी है। 11 रन से साउथ अफ्रीका जीता। डेविड मिलर 82 रन 48 रन बनाए लिंडे ने, और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी के 3 विकेट हासिल किए अबरार ने। अब्बास अफरीदी ने 2 खिलाड़ी आउट किए। जॉर्ज लिंडे ने 4 विकेट लिए। ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी। और ये
इस तरह से मैच खत्म हुआ। साइम अयूब ने भी रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहीं कहीं अपनी गिरफ्त खोई थी मैच में, ये कहा जा रहा है। वो तनवीर बता रहे थे। देखिए जिस तरीके से आउट होना शुरू हुए थे साउथ अफ्रीकन्स, और मैं और आप बैठ के यही बात कर रहे थे कि जल्दी इनको आउट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि डेविड मिलर जो है वो इंडिया के अगेंस्ट बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, उनसे रन्स बिल्कुल नहीं हो रहे थे। और जिस तरह उन्होंने सर्किल में आए बैटिंग करने और जिस तरह उन्होंने शाहीन को शॉट्स खेले, तो मुझे कहीं फील हो रहा था कि शायद ये जो है ना आज इस मैच में कुछ ना कुछ रन्स करेंगे। देखिए एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, हर टीम जब भी किसी के अगेंस्ट खेलती है ना, उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होती है, वो रैंकिंग्स भी देखते हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग 7वें नंबर पे है और साउथ अफ्रीका की 6ठे नंबर पे। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम कल खिलाई गई, वो मुझे ऐसे ही लगता है कि रैंकिंग भी देखी गई कि ये तो हमसे नीचे हैं, बिल्कुल बच्चे बच्चे से खिला दो। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हमारी जो बॉलिंग थी, स्पेशली मैं अगर सुफियान मुकीम की बात करूँ, उसने जिस तरीके से बॉलिंग की, या हारिस रऊफ़ ने, मतलब अफसोस मुझे ये हुआ कि आपने ऊपर से 4-5 विकेट्स ले लिए, 8 आउट हुए हुए थे, 16 ओवर में 140 या 141 रन थे, और आपने जॉर्ज लिंडे से रन करवा दिए, उससे करवाए। ये लोग तो ये वो लड़के हैं जिनकी तो साउथ अफ्रीका टीम में जगह ही नहीं बनती। पता नहीं उससे पहले कोई 25-30 उसने हाईएस्ट किया होगा, उसके तो रन ही नहीं है। आपने उससे 48 रन जो है वो करवा दिए। तो उसमें मैं और जगह भी सुन रहा था, लोग कहते जी रिजवान को कप्तानी नहीं आती। मैं अभी से बात नहीं कर रहा, मैं तो ज़माने से कर रहा हूँ, रिजवान को बनाओ, जिसको ही बनाओ, सारे कप्तानी भूल जाएंगे। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं हमें नज़र तो आता है ना हमारे लड़कों में वो स्किल्स लेवल नहीं है। अब यही सुफियान मुकीम जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला उन्होंने, तो वो उन्होंने आउट क्लास बॉलिंग की, क्योंकि जाहिर सी बात है सामने की क्वालिटी, पिचेस लो, ब्रेक, वो नहीं खेल पाए उसको। लेकिन बात ये है कि जब आप किसी अच्छी स्टैंडर्ड के सामने आते हैं ना, तो फिर उसमें कप्तान जो है पजल हमारा हो जाता है, उसको समझ नहीं आती किसको लेके आएँ, कब चेंजिंग करें, हमें विकेट्स लेनी है। क्योंकि जब 16 ओवर में 140 रन, 8 आउट, विकेट ही नहीं मिल रही थी, तो वो भी पजल हो गया कि यार क्या करें। तो सुफियान, देखिए ये जो मिस कैलकुलेशन आपकी होती है, यही जो है वो सीखने की बात है। और रिजवान के बारे में सब कहते हैं पूरे पाकिस्तान के लोग कि जी ये सबसे अच्छा कप्तान है, इसको कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त आती है। लेकिन सुफियान के लिए ये है कि उसको एक चीज सीखनी और समझनी बहुत जल्दी चाहिए। अभी तो शुरू हुआ है ना, कि नहीं, अभी तो सीखेगा, देखिए तो सीखेगा। देखिए अब ये मेरी बात समझे, सीखने का मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान टीम में आपने सीखना है आके। ये मुझे बहुत बुरी लगती हैं बातें, जो लोग क्रिकेटर आके ये कहते हैं ना सीखेंगे। पाकिस्तान टीम, मेरी बात सुन ले, बात तो होने देना, पूरी बात तो होने। आपने मेरी बात पूरी होने नहीं दी। बात पूरी हो गई ना आपकी? नहीं हुई ना, सीखेगा ना, नहीं हुई ना, पहला मुकाबला है, क्या कहते हैं? मेरी बात पूरी हुई नहीं, रुक तो जाए। अगर उसने आकिब जावेद ने ये, सर मेरी बात पूरी नहीं हुई, एक मिनट रुक जाए ना। बात तो पूरी आपकी होगी नहीं ना, पूरा प्रोग्राम चला जाएगा भाई। नहीं, प्रोग्राम नहीं चला जाएगा, आप उनको पूरा टाइम दीजिएगा, मसला नहीं। आपके पूरे दिल के सवालात उनसे आप करना, कोई मसला नहीं। ये जो कहते हैं ना कि सीखेगा, वो क्यों बोलते सीखेगा? किसी सीखे हुए प्लेयर के बारे में क्यों नहीं वो टीवी पे कहते ये सीखेगा? क्योंकि वो सीख के आया हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात सुने, फिर आपको समझ भी बड़े अच्छे तरीके से आएगी। वो बगैर सीखे टीम में आया हुआ है, बगैर सीखे, अर्ली आया हुआ है, जल्दी आया हुआ है। जब जल्दी आते हैं, फिर आपको नहीं समझ आती कि अच्छे प्लेयर के सामने बॉलिंग लाइन और लेंथ क्या होती है। समझ आ गई? ये मेरा कहने का मकसद था। अब आप इनसे सुफियान मुकीम तो जूनियर लेवल से आया, तो वो सीखा हुआ, अब इंटरनेशनल तो पहला मैच खेल रहा है, मतलब पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा है। तो मैंने उस तनाजुर में कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा कि बड़ी टीम के खिलाफ कैसे परफॉर्म किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो बॉलर्स होते हैं, कोई स्पेशलिस्ट बॉलर है, स्पिनर है, जैसे चाइना में एक जो है एक डिफरेंट टाइप का बॉलर है, और वाइट बॉल में इसकी एक डिमांड है, ख़ास तौर पर T20 क्रिकेट में। इसी तरह कोई पेसर होता है, आप उसमें पोटेंशियल देखते हैं, उसके स्किल देखते हैं और उसको जल्दी ले आते हैं पाकिस्तान टीम में, ताकि वो एनर्जी उसका ज़्यादा वहाँ मैक्सिमम यूज़ करें। आप वसीम अकरम को उठा के देख लें, ये वकार ने उसको उठा के देख लें, तो इतनी इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली थी। वकार ने तो खेली थी, नहीं खेली थी, लेकिन इतनी नहीं खेली थी जहाँ पे आप बहुत। अब तनवीर ने कितनी खेली थी जब ये टेस्ट मैच खेला, रगड़े खा के खेले ना। इसी तरह और भी बहुत सारे बॉलर ऐसे बहुत खेल के आए, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनको आप कहते हैं कि इनको इंडक्ट करो तो इनसे हम काम ले सकते हैं। तो सुफियान मुकीम में मैं समझता हूँ एक वन ऑफ द केस, और उसने प्रूव भी किया। अब जिम्बाब्वे कोई किसी डोमेस्टिक की टीम तो नहीं है, इंटरनेशनल टीम है, उसने वहाँ प्रूव किया कि वो कैपेबल है, कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब तनवीर की बात सही है कि जब वो अच्छी टीमों के खिलाफ खेलेगा तो उसकी लर्निंग का और पता चलेगा कितना जल्दी अडॉप्ट करता है, कितनी जल्दी चैलेंज करता है अच्छे बैट्समैनों को। तो यकीनन इसमें सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी चलता है,
ठीक है ना, और कभी अच्छा भी करेगा कभी बुरा भी करेगा, क्योंकि बॉलर हमेशा अच्छी बॉल नहीं करता ना, मार भी खाता है, दुनिया के बड़े बॉल मार खाते हैं। तो अभी उसका सफ़र शुरू हुआ है और एक स्पेशलिस्ट बॉलर पाकिस्तान ने फाइंड आउट किया है। चाइनामैन आपके पास काफ़ी अर्से से कोई था नहीं, तो आपने इस वजह से एक चांस लिया कि एक चाइनामैन आया, इसको हम देखते हैं। चलें अभी आगे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने कल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो सुन लें ताकि और बातें इस प्रोग्राम में करने के लिए हमें मिलें, उसको मैं दोनों मेहमानों के सामने रखूँगा। We know spinners left 1 hour, and we'll try to score that or 20 to 15 runs. But yeah, he bowled really well, didn't he? So I think as a team we try to score well and build a partnership. But unfortunately, at the moment they played well. Yeah, I think when David Miller was out, we thought 160 probably the target, but the momentum shift to South Africa, didn't score well. I think we not execute well in that last overs. But for next game we have to prepare more and focus more on the death overs, because anyone can hit you in the last overs, so you have to prepare for that. When we bowling, I think the pitch is we feel slow. That time first inning is not more turning. Second innings I think is a bit turn and mix pace coming. So yeah, it's not easy for batsmen when the double pace ball coming, and they try, but sometimes you collapse. We hopeful to win the next game and win the series. We played before here and we know what South Africa condition is. But few of very new, the bounce and the spin conditions. So yeah, it's tough to come South Africa and bat. But of course we'll try. That's just our first game and series still left. So we'll try to win the series. बातें रिवायती थी कि टफ़ है साउथ अफ्रीका की कंडीशन, विकेट की जो बिहेवियर था वो दूसरी इनिंग में चेंज हो गया था, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन शाहीन को ऊपर बैटिंग कराई रिजवान ने, तो इसके पीछे आपको क्या राज नज़र आता है? शाहीन को डेवलप किया जा रहा है एज ऑलराउंडर या कुछ और बात? देखिए, अगर उसकी बैटिंग की बात करें, जिस तरह हमें नज़र आता है कहीं चौके छक्के वगैरह वो तेज़ खेल भी सकता है, तो वो वजह भी हो सकती है, लेकिन उसको ख़ुद भी, शाहीन को ख़ुद भी इम्प्रूव करनी है चीज़ें अगर ये कर सकता है। लेकिन कल के मैच में मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है रिजवान ने इस वजह से उनको बैटिंग के लिए भेजा हो क्योंकि जॉर्ज लिंडे के ओवर बाकी था, शायद वो समझ रहे हैं कि ये उसको बहुत आसानी से ये कनेक्ट कर सकेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इरफान नियाज़ी पे जाते, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के गेस T20 में उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की है इरफान नियाज़ी ने, तो अगर आप उसके ऊपर जाते तो मेरे ख्याल में शायद कुछ चीज़ें और जो है वो बेहतर हो सकती थी, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग पे वो हिटिंग भी बड़ी अच्छी करता है। ऐसा नहीं है कि अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर सामने आ गया तो वो नियाज़ी जो है वो अच्छा नहीं खेल सकता। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखनी है। लेकिन मैं तो इस चीज़ से हट के बात कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ रिजवान ने पूरा मैच ख़राब करा दिया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यार आपने एक तो 74 की है 62 बॉल्स पे, उसके आप आखिरी ओवर में आउट हुए, उससे पहले जो आपने 6 ओवर का सर्किल खेला 15 रन थे 19 बॉल्स पे, रिजवान के 15 रन 19 बॉल्स पे, फिर आप 50 कर रहे हैं, 52 रन किया आपने 50 बॉल्स पे 17वें ओवर में, 17वें ओवर के बाद आप जाके तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप, जो हम बात करते हैं बार बार के यार रिजवान स्लो खेलता है या बाबर स्लो खेलता है, तो अगर आप बेशक 74 की जगह बेशक आप 45 रन कर लेते, लेकिन आपकी बॉल थोड़ी कम होती, तब जाके एक फायदा भी हो सकता था। आपने उस टाइम मारना शुरू किया जब टीम की इकोनॉमी 10:30-11 पे जा रही है, तो मेरे ख्याल में ये रिजवान को बेहतर चीज़ें करने की ज़रूरत है। और जो एक आकिब जावेद साहब वहाँ बैठे हुए ना, जो हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें इंप्रूव करेंगे, तो अगर उनके होते हुए, अगर बाबर ओपन कर रहा है, उनके होते हुए रिजवान अपनी गेम सही नहीं कर रहा, प्रॉपर नहीं T20 क्रिकेट के हिसाब से नहीं खेल रहा, तो वो फिर उनकी बातें ही थी, क्योंकि इन्हीं ने बोला था ना कि इनकी पार्टनरशिप, ये दोनों ओपन करते हैं, ये दोनों ओपन करते हैं, स्लो खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं, पहला नहीं, जब वो मैच बाकी नहीं, आपका कोच वो बना हुआ है जिसने टीवी पे बैठ के ये बोला था कि जी दोनों स्लो खेलते हैं, ये बाबर को आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। PSL की बातें हैं ना, सब कुछ आपको भी पता है। तो जब आप हेड कोच आए हैं, तो अगर आप बाबर से ओपन करवा रहे हो और आपके होते हुए रिजवान इस तरीके से बैटिंग कर रहा है,
तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपके आने का? पाकिस्तान की टीम केपेबल नहीं है या खेले ठीक नहीं, मतलब इनमें कैपेसिटी नहीं है कि कल डॉट बॉल्स देखें ना कितनी ज़्यादा थे कल। देखें, आप अगर आप पाकिस्तान टीम का कंपैरिजन करें साउथ अफ्रीका से उनकी कंडीशन में, तो साउथ अफ्रीकन टीम के जो मेन जो बैटर्स हैं ज़्यादातर वो काफ़ी पुराने खेलते हुए आ रहे हैं, काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तान टीम की देखें तो आपके सिर्फ बाबर रिजवान के अलावा आपके ऑलमोस्ट ये डेवलपिंग फेस में या भी उनको इंडक्ट किया गया है रिसेंटली। शाहीन भी है, हारिस रऊफ है। नहीं, बॉलर की मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। आप अगर देखा जाए तो आप 11 रन से मैच आ रहे हैं, तो वहाँ अगर बैटिंग आपकी थोड़ा सा क्लिक करती तो आप ये मैच जीत सकते थे, ठीक है ना। हाँ, मैं उस वक्त कहता कि अगर आपकी टीम क्लैप्स हो जाती 120-25 पे, तो मैं कहता जी कि बॉलर ने रन ज़्यादा करवा दिए हैं जिसकी वजह से आप नहीं पहुँच सके। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ जितना मार्जिन था 11 रन का, उसमें थोड़ा सा बैटिंग की इनएक्सपीरियंस मैं कहूँगा, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, कभी अच्छा भी करेंगे। एक सवाल जल्दी से कर लूँ, ब्रेक पे जाना है। आप कोच भी हैं, छक्के मारने की एबिलिटी नहीं है या कोई ख़ास टेक्निक है जिसको हम मिस करते हैं? क्योंकि उन्होंने छक्के मार दिए कोई 12-14 और पाकिस्तान के छक्के बहुत कम थे। देखिए, हर प्लेयर का ना कैपेसिटी होती है खेलने की। अगर कोई छक्के मार के अगर 12-14 रन कर रहा है तो कोई चौके मार के भी कर सकता है, इम्प्रोवाइज़ करके भी कर सकता है। तो आपने जो रूल आपका जो सेट करते हैं किसी प्लेयर के लिए, तो उसको ये देखना होता है इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी पावर क्या है, ये अच्छा इम्प्रोवाइज़र है या पावर हिटर है। जो पावर हिटर होता है तो उससे आप छक्के लगवाने की कोशिश करते हैं, जो इम्प्रोवाइज़र होता है उसको पर मैसेज देते हैं कि आप इम्प्रोवाइज़ करें, क्योंकि आप बड़ी हिट की तरफ जाएंगे तो चांस आपके कम है कि आप बाउंड्री क्लियर कर सकें। असल टारगेट क्या है, जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको आपने अचीव करना है। आइदर वो छक्के मार के करें, आइदर वो बाउंड्रीज मार के करें, नीचे खेल के करें। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई है लेकिन वो छक्के इतने नहीं मारते थे, वो इम्प्रोवाइज़ करके रन बनाते थे। तो असल चीज़ ये है कि टारगेट को अचीव कैसे करना है। चलें, ठीक है। गुल्लू भाई, फिर आप मुझे ये बताएं ना कि जिस तरह बाबर आजम के बारे में लोग कहते हैं या रिजवान के बारे में लोग कहते हैं कि यार ये तेज़ नहीं खेलते, ये छक्के नहीं मारते, जिस तरह आप बात करें तो इसका मतलब उनके लिए जो चीज़ें तो शूट करती है ना, ये अगर छक्के नहीं भी मारते, इम्प्रोवाइज़ करके इकोनॉमी के हिसाब से अगर 7 किए 8 किए ये करके अगर वो रन्स पूरे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं कि यार हमें प्रॉपर T20 का प्लेयर चाहिए, छक्कों वाला चाहिए? उसकी क्या रीज़न है फिर? देखिए तनवीर, बात यह है कि कौन लोग पीछे पड़े हुए, सवाल ये है ना। हमारे क्रिकेटर्स पड़े हुए ना, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो रिक्वायर्ड आपको चाहिए परफॉर्मेंस, उसके मुताबिक उनकी इम्प्रोवाइजिंग या उनकी स्किल्स है वो फ़ायदा दे रही है नहीं दे रही टीम को। अगर नहीं दे रही है तो वहाँ पे फिर कोच का या उस प्लेयर का काम है कि मैं रिक्वायरमेंट जो है एज़ पर गेम डिमांड मैं उसको पूरी करूँ। मैं छक्के नहीं मार सकता। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम का अगर 40 का एवरेज है T20 में और स्ट्राइक रेट उसका 130 के लगभग है, तो ये फिर बुरा तो नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ जो दुनिया में जो ओपनर जाते हैं टॉप, उनका 150 प्लस स्ट्राइक रेट होता है। एवरेज बेशक कम हो। आप T20 खेल जो है वो मेजर करती ज़्यादा स्ट्राइक रेट पे। अगर आपकी एवरेज 50 की भी है और स्ट्राइक रेट आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो जो रिक्वायरमेंट है जो दुनिया के आप कंपैरिजन करें कि जो टॉप ऑर्डर खेलते हैं, जो अच्छे कंटिन्यू खेल रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट क्या है, तो 150 प्लस पे हो जा रहा है। 150 प्लस पे होता है। चलें ब्रेक की तरफ। इसी तरह 140 का जो स्ट्राइक रेट है वो मिडिल ऑर्डर का आता है। पावर फिनिशर का भी फिर आया था 160 पे। तो ये एक फॉर्मेशन है टीम की ना कि इस टाइप के प्लेयर है। अब जरूरी नहीं मैंने कहा कि छक्के मार के बनाए, आपको रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब आप 200 प्लस का मैच खेलने जाएंगे तो वहां अगर आप 130 की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये वो देखना पड़ेगा कि मतलब ऐसा हो सकता है कि ओपनर्स जो हैं वो आपके तगड़े खेलने वाले हों जिनके स्ट्राइक रेट ज्यादा हों, बेशक उनकी जो उनकी एवरेज क्या बोलते हैं 15 20 25 की हो, कोई भाई अगर वो 6 ओवर में अपना रिक्वायर्ड जो वहाँ पे मोमेंटम चाहिए अगर वो पूरा करते हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको जाहिर सी बात उनका रोल है वहाँ तक ना। क्योंकि मैं प्लस बाबर आजम या विराट कोहली या केन विलियमसन इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं ये भी मतलब मिडिल ऑर्डर में रिक्वायर्ड हैं T20 क्रिकेट में, या इनकी बिल्कुल जगह नहीं बनती। 135 to 140 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो छोड़ गया ना तो विराट कोहली, तो अब नहीं, छोड़ गया। लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं कि इस किस्म के प्लेयर क्या T20 में मिडिल ऑर्डर में रिक्वायर्ड हो सकते हैं। अगले मैच में क्या आप समझते हैं कि साइम अयूब को ओपन करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में ओपनर बहुत ज्यादा है। उस्मान खान है, साइम अयूब है, बाबर है, रिजवान है। देखिए आपको पता है इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर जो 5-6 तो आपके ओपनर हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब 5-6। अब ये सिलेक्टर्स का काम है, ये हमारा काम नहीं है। जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई बहुत सारे सवाल हैं पाकिस्तान की टीम के दूसरे मुकाबले से पहले। बहुत सारे सवाल उठा दिए तनवीर अहमद ने, और गुलाम अली साहब भी अपनी एक्सपर्टीज हमसे शेयर कर रहे हैं
कि हिटिंग किस तरह से की जाती है, छक्के मारना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि कल जिस तरह साउथ अफ्रीका ने छक्के बहुत ज़्यादा छक्के मारे और पाकिस्तान की टीम का ओवर द ईयर्स यही पैटर्न रहा है कि पाकिस्तान शुरू में अच्छा खेलता है लेकिन 10 ओवर के बाद वो जान नज़र नहीं आती। लेकिन इसकी तलाश करना होगा, इसका सद्देबाब तलाश करना होगा। एक ब्रेक मैं लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मुकाबले की। बड़ा डिटेल दोनों ने मेरे शुरका ने डिस्क्राइब किया उसको। अब दूसरा मुकाबला होगा, फिर तीसरा मुकाबला होगा, फिर वनडे सीरीज़ है, फिर टेस्ट मैच सीरीज़ है, तो इट्स अ लॉन्ग टूर। तो अभी हमें पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। वो कुछ और जो चेंज करना चाहते हैं, आकिब जावेद साहब भी नए नए आए हैं, तो वो क्या करते हैं अगले मुकाबले में, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इशू ऑफ द डे। तो इशू ऑफ द डे क्या है आज का? इशू ऑफ द डे तो बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग के लिए भी तैयार है, लेकिन जिस पर डिपेंडेंट हैं उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया। आईसीसी कल परसों मैंने इंडिया के एक पेपर में पढ़ा था कि आज यानी बुध को आईसीसी शेड्यूल का ऐलान कर देगा, वो मामला भी गया। तो इंडियन मीडिया जिस तरह से खेल रहा है इस मामले पर, वो भी तवज्जो तलब मामला है कि वो अपनी मर्ज़ी से पता नहीं बेपरखी उड़ा रहे हैं। लेकिन खैर अब इसमें क्या मामला आगे चलता है उस पर बात करेंगे। लेकिन जो इशू है वो है अंडर 19। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने हाल ही में होने वाले अंडर 19 एशिया कप में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी मेरे ख्याल से, लेकिन टॉप लेवल पर नहीं पहुंच सकी, फाइनल में नहीं पहुंच सकी, और फाइनल से पहले उसको बांग्लादेश ने शिकस्त दी और बांग्लादेश ही वो टीम बनी जिसने फातेह होने का एजाज़ हासिल किया। तो गुलाम अली साहब मेरे साथ हैं जो अंडर 19 टीम के साथ ही पाकिस्तान के अभी गए हुए थे, यूएई और हेड कोच हैं। तो पहले तो गुलाम अली साहब आप ये बताएं ओवरऑल परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, मुतमईन तो आप कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर टीम चाहती है, हर कोच चाहता है कि वो चैंपियन बने। आपके 3 लड़के टॉप परफॉर्मर हैं, शाहजेब है, रज़ाउल्लाह है, फिर बॉलर में सुबहान है, तो ये टॉप लिस्ट तो हैं ये बॉलर। नहीं, वो भी थे हमारे जो उस्मान खान ने, उस्मान खान है, हाँ। अच्छा परफॉर्म किया। और क्योंकि हम ट्राई सीरीज़ से लेकर के और एशिया कप तक बड़ी हमारी गुड लक रही कि ये हमारे टॉप ऑर्डर बहुत लंबा खेले, परफॉर्म किया और मोस्ट हर मैच में परफॉर्म किया, जिसकी वजह से नीचे वालों की कम से कम बैटिंग नहीं आ रही थी। तो थोड़ा थोड़ा होता है कभी कभी आपको कि आपके लड़के अच्छा परफॉर्म करें, जो कि टीम के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपने नीचे वालों को भी देखना होता है कि वो भी टच में आए हैं। शाहजेब का ताल्लुक कहाँ से है? रज़ाउल्लाह कहाँ से है? एबटाबाद। रज़ाउल्लाह, रियाजुल्लाह वो भी उधर ही के हैं, एबटाबाद और केपी की साइड के हैं। और उस्मान खान ये भी केपी से जी, वो उस्मान भी, और वो बॉलर सुबहान उनका ताल्लुक सियालकोट से। सियालकोट से। तो केपी से बॉलर आप, क्योंकि आप पूरे रीजन्स में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जाते हैं, अभी हाल ही में बहालपुर में थे, लेकिन आपने केपी का रीजन भी देखा होगा, वहाँ से फास्ट बॉलर बहुत आता है। देखिए, फास्ट बॉलर की जो एक रिक्वायरमेंट है ना, फिटनेस की, जीन की, जो स्ट्रॉन्ग फिजिक की रिक्वायरमेंट है, उनके जीन में है। हम सबको पता है कि हमारी जो पख्तून कौम है हमारी, उनकी जीन में जो है एक जो एनर्जी होती है, ताकत होती है, वो और कौमों से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये दुनिया में होता है कि अगर आप देखें, अफ्रीकन देखें अगर आप, तो अफ्रीकन भी एक ऐसी कौम है कि उनमें ज़्यादातर लोग तगड़े होते हैं। तो ये एक अल्लाह ताला की वो है देन, जो जीन आपकी जैसी होती है, आपके पेरेंट्स की, जो आपके ख़ानदान की जीन होती है, उसी तरह आपकी जो नस्ल चल रही होती है, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ आपकी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तनवीर, आप पख्तून तो नहीं है? नहीं। तो फिर आप में एग्रेशन कहाँ से आया यार? देखिए, पख्तून हो गए और पंजाबी हो गए, इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। पंजाबी वो जो
सरदार सरदार जो हमारे होते हैं। सरदार होवन या जड़े ही होवन, पंजाबी एग्रेशन बहुत है। चलो यार, ये जो गुलाम अली साहब ने बात ਹੁਣ की ਤੁਹਾਡੇ थी ਚ ना, नहीं अगर ਅਸੀਂ ਕੀ करिए फिर? नहीं वैसी पंजाबी थोड़ी है। नहीं नहीं वैसे तो नहीं है ना, अच्छा, एग्रेशन तो नहीं है ना। आपके पास क्या तैयारी है जी अंडर 19 से? आप मुतमईन है पाकिस्तान की यार परफॉर्मेंस? यार देखिए, मैं कुछ चीज़ें अपनी लिख के लाया हूं। मैं गुल्लू भाई से कुछ सवालात भी करने। जनाब अली शुरू। देखिए, जब अंडर 19 की टीम अनाउंस हुई थी ना पाकिस्तान की, तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई और शिकायत भी की गई मुझसे कि यार कुछ 4-5 लड़के ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं हैं, वो कैसे आ गए। कौन है 4-5 लड़के? पूछ लें। रीजनल, देखिए मैं लड़कों के नाम बता सकता हूँ लेकिन मैं जान के नहीं बताता, क्योंकि उनकी क्रिकेट खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अभी है तो यंग ना, उनके नाम लेके फ़ायदा क्या है? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप किसी को नाम लेना फर्क कोई नहीं। फ़ायदा नहीं है। गुड पॉइंट। हम उनकी बात करेंगे जो खेल रहे थे। जो नहीं खेल रहे थे, अगर उनसे ज्यादती हुई नहीं हुई तो उनका नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने सोचा, मैंने चलो चलने दें, देखते हैं क्या हुआ। जब अंडर 19 शुरू हुई या ट्राई नेशन की जब मैचेस शुरू हुए, तो उसमें जिस तरह शाहजेब ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, आपने रियाजुल्लाह की बात की, ये 2 लड़के हमें नज़र आए, सिर्फ यही 2 परफॉर्म कर रहे आप थे। मुतमईन हैं उसके अलावा कोई नहीं। ये तो जवाब मैं सबसे पहले तो गुल्लू भाई से ये नहीं, सवाल मुतमईन करूंगा। है कि नहीं है पहले तो जवाब मुतमईन नहीं हूं, इसीलिए इतने मुतमईन पर्चे बना नहीं के है। लाया हूं ना। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो गुल्लू भाई से ये मेरा सवाल है कि आपका जो कप्तान था साद बेग, उसने अंडर 19 के जो मैचेस हुए हैं, 4 मैचेस में सिर्फ 25 रन किए हैं। उसके अलावा भी अगर आप उसके ओवरऑल यूथ मैचेस देखें, 26 मैचेस में सिर्फ 21 की एवरेज, 350, 68 हाईएस्ट। तो चले, ये मैं ये समझ सकता हूँ कि चले जी इस अंडर 19 में गलती हो गई, इसको कप्तान बना दिया। लेकिन ये जो ओवरऑल 26 इतने मैचेस हैं, क्या ये सिलेक्टर्स या आप लोग ये अगर सब मिल के हर चीज़ बना रहे, तो क्या आप लोग सब चीज़ें नहीं देखते कि ये कप्तान किस बेस पे बन रहा है? नहीं, मैं एक चीज़ बता दूं, साद बेग तो पिछले एशिया अंडर 19 ढाई एशिया साल में से कप्तान, वो कप्तान तो है। मुसलसल कप्तान है। हाँ, तो साद बेग कप्तान है, और कप्तान का आपको पता है कि फैसला जो है एक पूरी मैनेजमेंट करती है। उसमें सिर्फ उसकी ना सिर्फ परफॉर्मेंस देखी जाती है, बल्कि और भी अवामिल होते हैं कि उसको जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसकी, या आपको उसको बोलना, हैंडल करना कैसे आता है। मीडिया में भी आपसे सवालात होते हैं, आपको टीम को मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट को लगा कि यार ये लड़का इस वक्त सूटेबल है कैप्टन के लिए, तो मैनेजमेंट उसको कंटिन्यू किया। तो ये तो जाहिर सी बात है, एक आदमी का फैसला तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये तो पूरी एक मैनेजमेंट बैठ के फैसला करती है, कप्तान का खास तौर पर। कप्तान का तो कोच के लेकिन हाथ में अगर तो नहीं है। लेकिन अगर कप्तान की परफॉर्मेंस ही नहीं है तो वो फिर कैसे सिलेक्ट हो जाता है? सिलेक्टर तो ये नहीं है। मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ जो सिलेक्टर्स अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए सिलेक्टर्स ने तो इनको टीम दे दी ना, देखिए उसके बाद तो इन्होंने चलानी है ना। अब सिलेक्शन पे तो बात हो selectors रही को है ना, ये चीज़ें नज़र नहीं आ सिलेक्शन रही पे बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो सिलेक्टर्स है उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई हुई थी, क्या देख के वो लड़कों को सिलेक्ट कर रहे थे। तो जो मेरी जो मालूमात हैं, जो मैंने फीडबैक लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं टीम का कोच था, मैं सिलेक्टर तो नहीं था ना। तो इसमें ये था कि जो लड़के ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए कंसिडर हो चुके हैं, पहले प्रायोरिटी उनकी थी, पहले वो आए सारे लड़के। इसी तरह जो रीजनल अंडर 19 के जो परफॉर्मर्स थे लास्ट ईयर, उसके लड़के कंसिडर हुए। फिर उसके बाद चूँकि पूरी टीम बनाने में आपको सिर्फ ये दो आपकी कैटेगरी में चीज़ों को फॉल नहीं होता, क्योंकि आपने नए लड़के भी इंडक्ट करने थे। तो अभी रीजनल अंडर 19 के जो 3 रोज़ा मैचेस वो नहीं हुए, वो आगे अभी होने हैं, वनडे या जो भी होने। तो जो लड़के ट्रायल मैचेस में रखे गए, उनका कैंप लगा मेरा ख्याल 10 दिन का, और उसी में उन्होंने ट्रायल मैचेस कराए फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। तो उन ट्रायल मैचेस में जिन लड़कों ने परफॉर्म किया, फिर उनको कंसिडर किया गया। भाई ट्रायल मैचेस ट्राई सीरीज से पहले हुए थे जी, ये पाकिस्तान में हुई। लेकिन पाकिस्तान वो में कुछ मैचेस बारिश की नजर भी हुए, नहीं, 6-7 मैचेस खेले वो सारे मैच। और ये फहाम की परफॉर्मेंस जो है, जी, ये जो सीरीज, ये जो आप ट्रायल सीरीज के जो मैचेस आप बता रहे हैं, इस परफॉर्मेंस से लिए या उससे पहले जो हुए थे उस परफॉर्मेंस से लिए? फहाम एज ए उसका रोल था एज ए ऑलराउंडर। अच्छा, ये मुझे बताएं, बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर? बैटिंग ऑलराउंडर, ठीक है। फहाम का बैटिंग ऑलराउंडर था। फहाम की जो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि फहाम को जो लास्ट ईयर रीजनल 19 हुई है, उसमें उन्होंने 3 मैचों में 183 किए हैं, और उनका जो एवरेज थी 60 की, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 124-125 का। वो लास्ट की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायल जो लास्ट से? नहीं वही कह रहा हूँ, जिससे ट्रायल्स के लिए लड़के चुने। जो कैटेगरी। फिर इस दफ़ा जो ट्रायल मैचेस हुए हैं, उसमें नंबर 1 स्कोरर थे, ये हाईएस्ट रन गेटर थे, ये
283 रन थे इनके, ठीक है ना, इनका वहाँ पे। और इन्होंने उसमें 3 मैचों में ओपन किया और बाकी मैचों में 4 या 3 मैचों में मिडिल ऑर्डर खेले। इसी तरह लास्ट ईयर जो वनडे कप हुआ था अंडर 19 का, उसमें भी वो उन्होंने ओपन किया था। लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो देख रही थी कि उनको इस टीम में कोई ऑलराउंडर नहीं था, मीडियम पेस ऑलराउंडर या इवन स्पिन ऑलराउंडर भी नहीं था, तो जब आपके अवेलेबल प्लेयर नहीं थे तो उसको एक रोल दिया गया कि इसको लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में रख के हम इससे बॉलिंग का भी काम लेंगे, तो ये उसका रोल था। अच्छा गुल्लू भाई, एक एक सवाल मेरा फार्म से ही है। जिस तरह गुल्लू भाई ने एक बात बोली कि बैटिंग ऑलराउंडर का मतलब यही होता है ना, बैटिंग अच्छी, उसकी पहली बैटिंग। अब मुझे ये बताएं कि ट्राई नेशन की मैच की अगर बात करूं, पहला अफगानिस्तान 5वें नंबर पे बैटिंग की उसने, दूसरा अफगानिस्तान 6ठे नंबर पे बैटिंग की, तीसरा यूएई तीसरे नंबर पे उसने बैटिंग की, फिर उसके बाद अफगानिस्तान 7वें नंबर पे बैटिंग की, ये ट्राई नेशन की बात करो, फिर एशिया कप 6ठे नंबर पे बैटिंग की, फिर उसके बाद 4थे नंबर पे बैटिंग की एशिया कप के, फिर जापान के खिलाफ आपने इसको ओपनर भेजा 34 की है, ठीक है। तो अगर ये बैटिंग ऑलराउंडर है तो मैं तो ये समझ सकता हूँ, ये मेरी अपनी है, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो भी खेला हो उसके कहीं ना कहीं बेटे को किसी ना किसी को कहीं ना कहीं ये एज ज़रूर मिलता है, ये मेरी अपनी सोच है, जिसकी वजह से इतने सारे नंबर्स पे क्यों खेला ये। अच्छा, कोई एक मखसूस खाली नंबर आपने तो होगा। फहाम को देखा या सबको देखा? नहीं मैं तो नहीं, सबका बताएं मुझे, सबने कहाँ बैटिंग की। देखिए मैं ना ऐसे नहीं होगा तनवीर, ना टारगेट नहीं कर। देखिए मैं टारगेट नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें सबका बताना पड़ेगा कि किसने किस नंबर पर बैटिंग। ना अगर आप होमवर्क करके आए तो आप बताएं कि किस बैट्समैन ने कितने नंबर पर बैटिंग। शाहजेब ने कितने मैचेस में आपके ऊपर किया, जापान के मैचेस में नीचे नंबर पे बैटिंग की। नहीं, आप सिर्फ फार्मूला की बात करें। शाहजेब ओपनर था और उस्मान खान, उसके अलावा रियाजुल्लाह, साद खान, हारून रशीद, फरहान यूसुफ, के खिलाफ एक मिनट ये सारे बैट्समैन थे। इन्होंने किस किस नंबर पर बैटिंग मुझे बताएं चले। सबने ऊपर नीचे की बैटिंग, लेकिन अब मेरी बात सुनो। बताएं। आप बात जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं, लेकिन एक लड़का, अब चाहे ये मिसबा का बेटा होता या नहीं होता, सिर्फ एक लड़के को इतने नंबर क्यों? आपने जिसने शाहजेब को, मैं यही तो कह रहा हूं कि मेरी बात सुन लेना। नहीं मेरी बात तो सुन। आप साथ खान का नंबर देखें। मेरी बात तो सुन ले। बोले। जब अच्छे मैचेस होते थे, शाहजेब और उस्मान कौन से नंबर पे, रियाजुल्लाह कौन से नंबर पे बैटिंग करने जाते थे? ऊपर। जापान के मैच में आपने कहां बैटिंग कराई इनको? नीचे। क्यों? क्योंकि वीक टीम थी ना। आप एक बात बताएं, आपने नीचे के लड़कों को ऊपर बैटिंग करवा दी। अच्छा, आपने लेकिन एक प्लेयर, मैं देखिए ये बात आप पहले सवाल करने में जवाब, ये बात आप जहन में मत रखें कि जी मिसबा ये वो, लेकिन मिसबा का बेटा है और मैं बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के सिस्टम को जानता हूं कि कहीं ना कहीं एज दिया जाता है। इनका ख्याल है तनवीर का, ठीक है। देखिए नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक प्लेयर कितने नंबर से क्यों खेल रहा है। इन्होंने भी एक सवाल किया ना, मेरा सवाल ये है कि आप उसको किस नंबर के लिए मौजूद समझते हैं 4 मैचेस के बाद, क्योंकि वो बैटिंग ऑलराउंडर है। देखें जो कंफ्यूजन हुई वो एक नंबर तो होना चाहिए ना। लड़के थे, 2 से 3 लड़के थे जो हमारे फ्लेक्सिबल थे। फ्लेक्सिबल क्या होता है? जिस नंबर पे चाहें। जब आप वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपको नंबर ऑफ ओवर्स देखने पड़ते हैं कि इसका रोल अब आ गया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। अब जापान के खिलाफ ओपन की बात है, तीसरे नंबर पे गया। हाँ नहीं, जापान में ओपन किया जापान के खिलाफ, ठीक है। उससे पहले मैंने एशिया ट्राई सीरीज में भी 1 डाउन खिलाया इसको। क्यों खिलाया? हमारे अगर होमवर्क करके आएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके ओपनर्स नंबर ऑफ ओवर्स कितने खेल रहे थे। हाँ, पहले के मैचेस में तो शाहजेब और सिर्फ इनकी मुश्किल से बारी आई लड़कों की। तो मुझे आखिरी मैच जो यूएई का था उसमें हम क्वालिफाई कर चुके थे फाइनल के लिए, तो मुझे उन लड़कों को बैटिंग देनी थी जिनकी बैटिंग नहीं आ रही थी, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ये लड़के भी टच में। आप क्या समझते हैं फाहम आपको किस लेकिन रन्स भी तो नहीं है ना फाहम के, रन्स भी नहीं है, लेकिन रन्स जिस वजह से सिलेक्ट किया था उसमें तो रन्स नहीं है। देखिए एक आदमी जब खेलता है, अगर आखिरी मैच जो बांग्लादेश से खेला गया, जब सेमीफाइनल हारे तो 8 रन किए 29 बॉलों पे, जब फरहान यूसुफ इतना जबरदस्त बैटिंग कर रहा था, वो छक्के लगा रहा था, उसके बावजूद भी मुझे समझ नहीं आई। देखिए एज अ क्रिकेटर मुझे फहाम को देख के ये लगा है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको जल्दी अंडर 19 खिला रहे हैं, पाकिस्तान अंडर 19 जल्दी खिला रहे हैं, उसमें वो चीज मुझे नजर नहीं। अपने एज पे खेलेगा ना, नहीं एज पे तो और भी लड़के खेल सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताएं, आपको ये पता है? नहीं, मुझे फाहमुल लक का कोई ऐसा ऑलराउंडर बताएं जो मिस हो गया हो
जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो, जिसको फाहम पे फोकियत दी गई हो। चलिए बता दें मुझे। क्योंकि फाहम को मैंने तो खैर नहीं, खेलते मैं तो देखा आपसे सवाल कर रहा हूं नहीं, ना मैं भाई। तो खेलते देखा है उसको। मेरा आपके तो पास इख्तिलाफ आपको है। कैसा लगा है? मुझे नहीं, मैंने कैसे उसको लगने की बात 2021 नहीं में समझ पिंडी में खेलते देखा था। बात- कॉन्फिडेंट मुझे लगा। अच्छा चलें, कॉन्फिडेंट लगा। अच्छा चलें। देखिए, देखिए, अगर confidence अगर है, अच्छा था, अच्छा लगा। सुने, देखिए, अगर हाँ, अच्छा था, अच्छा था ये किसी तो मैच में रन आसिफ भाई, दिए, किसी आसिफ मैच भाई, में परफॉर्मेंस हम बड़ी नहीं। आसानी से किसी भी टेस्ट प्लेयर के बच्चे को हम टारगेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा हम ज्यादती भी करते हैं कि हम मीडिया पे बैठ के उस बच्चे के बारे में, क्यों बच्चा अभी डेवलप हो अच्छा रहा है। ये आप बात अरे, मुझे बात कह रहे पूरी हैं। होने दो। मैं तो पूरी और होने लोगों को भी दो। टारगेट जवाब करता दे हूँ। रहे हैं मैं यार, सिर्फ जवाब टेस्ट दे प्लेयरों को रहे हैं। बच्चों को नहीं जवाब करता। दे दे रहे हैं जो यार। एज ग्रुप होता है ना, ये बड़े हसास होते हैं इस एज ग्रुप में बच्चे ना। और आपको पता है कई बच्चे इस एज में अपने आप को नुकसान भी पहुंचा लेते हैं क्रिकेट की वजह से। माजी में हुआ है ना, ठीक है बच्चा ना? कराची का नाम तो नहीं ले ये रहा मैं। एज ब्रैकेट जो होता है ना, यहाँ पे सोचने समझने की सलाहियत अभी डेवलप हो रही होती है। कौन सी बात उस बच्चे को हिट कर जाए, वो कहाँ से, क्योंकि सम टाइम क्या होता है जब आप हम यहाँ बैठ के बात करते हैं, जब वो बच्चा घर से बाहर निकलता है ना, तो लोगों को फेस करना जिसके होता साथ है। ज्यादती हो रही होती है, क्या वो किसी का बच्चा नहीं है क्या? नहीं तो ज्यादती हो रही ना, मैं तो कहता रहा हूँ कि वो आपने कहाँ जाएगा फिर? अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि फहामुल हक को अगर किसी की जगह सेलेक्ट किया तो मुझे उसका नाम बता दें। चले बेटा, फाहमुल हक अगर आप सुन रहे हैं तो आपके खिलाफ कोई भी नहीं है। खिलाफ जो नहीं है, है, आपसे आसिफ भाई, मेरा बहुत सिंपल प्यार। सा सवाल है। कोई खिलाफ नहीं। मेरा आप खेल कोई रहे सिंपल हो। नहीं सा है। सवाल है, मेरा खिलाफ सिंपल सा कोई सवाल है, नहीं मुझे है। जवाब चाहिए हाँ, इसका। जवाब चाहिए कोई उनको, नहीं है। जवाब मुझे चाहिए, जवाब दो। चाहिए कि जवाब कोई दो। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो मिस हो गया हो और उसकी परफॉर्मेंस हो, उसको बोला कि उसको हटा के फार्म को डाल दिया हो, तो मैं मान लूंगा कि हाँ, ये मैं बात की है। नहीं, ये इन्होंने ये जो बात की है ना, अगर उसकी जगह इसको डाला है तो फिर परफॉर्म चले देखें वो उसका देखो उसका एक कहने चीज का मैं मतलब आपको सुनने जो मेरी बात, मीडिया ने मेरी मीडिया बात ने सुन highlight ले, किया। मैं आपको सुन ले, बताऊं, मेरी बात उसने सुन ले। हमें 2 मैच अपनी बॉलिंग से जिताए। मेरी बात सुन ले। सुने, बॉलिंग से जिताए 2 मैच उसने, ठीक है। हाँ। बैटिंग में उसको 1 डाउन कराया तो 37 मुझे- किया। सुने, ओपन कराया तो उसने उस मैच में जो उसका रोल था उसे जाके ये देखिए 78 बैटिंग ये के स्टैट्स एक मिनट, सामने एक मिनट, आ रहे। अच्छा। ये बैटिंग स्टैट्स अब देखे गुल्लू भाई ने बॉलिंग की बात की है ना, 4 मैचेस में 17 ओवर किए हैं, 10 ओवर का एक नहीं बैटिंग मैच की है ना। बात करें, अभी तो बैटिंग चल रही है, तो सामने बैटिंग आगे सामने ले आओ ना, कितनी बैटिंग runs आगे किए? ना मेरे पास तो सारे हैं यार, ये मैंने नहीं, इस stats तरह में- तो आप देखेंगे ना एक टूर्नामेंट में, तो आप अगर एक बंदे का रोल ही ऐसा है कि जब उसको पावर फिनिशर का रोल देते हैं तो उसकी बड़ी बड़ी एवरेज, बड़े बड़े रन नहीं होते। मतलब मुझे मैंने जितना फार्म को देखा, 2 साल हो गए मैंने उसको, मुझे वो बॉलिंग ऑलराउंडर लगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है देखिए, कि वो अगर बॉलर मैं ज्यादा उसको अच्छा है, कद भी कहूंगा, लंबा है मैं उसका। अगर देखिए अच्छी being a bowling coach- मेरा देखिए गुल्लू भाई अपनी जगह बिल्कुल जो भी बोल रहे हैं, देखिए मेरा सिर्फ सवाल पता क्या है, मेरा सवाल ये है, एक तो वो आजम खान के बारे में मैंने बात की थी, उस टाइम भी लोग मेरे पीछे लग गए थे जी, वो छोटा बच्चा उसके पीछे पड़ गए। मैं ये चीज़ नहीं देखता भाई, छोटा है बड़ा है जो भी, मैं परफॉर्मेंस की, स्टैट्स की, ऐसा भी नहीं है कि मैंने फार्म को देखा नहीं, मैंने सब देखा। मुझे फील हुआ कि नहीं, चलो bowling बात stats सीधी भी देख देखिए, लेते हैं। देखिए, bowling- बात सीधी ये है कि ये है मैं bowling- ये ये है कहता हूँ, bowling मैं की ये performance। कहता हूँ ये bowling की performance। कि इस तरह के मौके, इस तरह के चांसेस किसी और को भी क्यों नहीं मिले, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। देखिए 5 मैच खेले हैं इसने और उसमें अपनी परफॉर्मेंस आपके लेकिन सामने। एक चीज है, लेकिन बॉलिंग में जरा से मुझे वीक देखिए, नजर आया। उसने देखिए, एक चीज मैं अफगानिस्तान के समझता खिलाफ- हूँ। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीता है, मैं 3 विकेट लेके, ठीक है ना। इसी तरह यूएई के खिलाफ एक मैच में से 2 विकेट क्रूशियल ली, और इंडिया के खिलाफ मैच में उसने ठीक है, 2 विकेट ली। अच्छा, उसके अलावा बॉलर आप मुझे अगर ज़्यादा उसको बेहतर मैंने ऊपर बैटिंग कराई ना, जिस मैच में उसको ओपन कराया है और जिस मैच में उसको 1 डाउन कराया है, तो उसने वहाँ 37 किया एक मैच में, और जापान के खिलाफ भी अच्छा और बच्चे आ रहे उसने perform हैं, कुछ खिलाड़ियों के बच्चों को मैं जानता हूँ, नाम मैं नहीं ले रहा अभी, किसी का भी लेकिन बच्चा और हो, भी बच्चे आ रहे हैं खिलाड़ी का हो, खिलाड़ियों किसी का भी बच्चा देखिए, हो, और भी आ रहे हैं आगे, जो- आपको नजर जो आएंगे। deserve करता है वो खेले। एक लड़का है जिसके लिए मुझे बोला, मैं नाम मैंने बताया, नाम नहीं, 300-400 रन किए हैं उसने, उसका नाम कहीं नहीं है। तो 300-400 रन किस बॉलिंग के खिलाफ किए हैं? अब 7 बेग जो Stats देख के तो पता 7 चलता बेग ये की ट्रायल सवाल हो रहा मैचेस है। की, ये उन्हीं अच्छा, की बात हो ट्रायल रही है, मैच। 7 उन्हीं की बात हो रही है। 7 बेग पे सवाल हुआ कि 7 बेग पाकिस्तान खेलता हुआ रहा था, हाँ। पहले जो मैंने बताया था आपको कंसिडर, फिर लास्ट ईयर उसके रीजन में टॉप स्कोरर था वो, 700 कुछ रन थे उसके। पिछले साल तो फर्स्ट सेकंड वो खेला है, वो ग्रेड 2 खेला है। हाँ, शायद पाकिस्तान चाइन में भी था वो। इसका मतलब बल्कि इस साल इसका के मत- शुरू में इसका मतलब grade 2 गुल्लू खेला भाई है। फिर ये है कि वो रीजनल लेवल पे ही अच्छा परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से कप्तानी मिल जाती लेकिन है। जो आपको तो ऊपर उसी को लेवल पे नहीं consider अच्छा करना है ना। परफॉर्म आप करता। अगर उससे अच्छा प्लेयर परफॉर्मर नहीं आया तो जब तक तो आप उसको कैरी करना भाई है ना। 4 लड़के आपकी इस टीम में वो थे जो अंडर 19 इससे पहले भी खेले हैं एशिया कप, रियाजुल्लाह, उसके अलावा दूसरा शाहजेब, तैयब आरिफ और ये 7 बेग, अली रजा वर्ल्ड कप अली खेला, रजा। वर्ल्ड तो कप खेला ये है। पिछला अंडर 19 भी ये खेले थे, तो ये लड़के तो सिस्टम में चलते आ रहे हैं। लेकिन आपको अब क्या लगता है, अब जो आपके पास अच्छा, ये एक थोड़ी क्रॉप सी- आई है,
इसको किस तरह से बेहतर करने की ज़रूरत नहीं, है? अब इसमें से तो तकरीबन 70% लड़के मेरा ख्याल है चले जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे। आखिरी साल इंक्लूडिंग फहामुल हक, वो भी फाहम लगता मुझे नहीं 19 पता, प्लस हो गया। ये नहीं, अब वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर नहीं होंगे ना ये लड़के। अब आपको नई टीम डेवलप करनी पड़ेगी, नए लड़के आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आपके पास 1 साल है, अगर इस साल में आपने फाइंड आउट करके उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर हम बना लेते हैं अच्छा, और इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे देते हैं, 2-3 सीरीज़ अगर इनकी हो जाए, तो मैं समझता हूँ फिर ये टीम, नमीबिया में वर्ल्ड कप है 26 जनवरी में मेरे ख्याल है, 2026 की जनवरी में, तब आपकी टीम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म तो करेगी। अब यहाँ से क्या होता है, अंडर 19 से शाहीन्स में जाते हैं जो ए कहलाते हैं, जो ए भी देखिए कहते कुछ एक्सेप्शनल प्लेयर होते हैं उनको डाला था, लेकिन मैंने तो कई जगह बात की कि शाहीन में डालना, शाहीन नेक्स्ट टू पाकिस्तान है। आपके जितने भी 19 के प्लेयर हैं ना, इनको पहले आप डोमेस्टिक में डालें, डोमेस्टिक में थोड़ा परफॉर्म करें, फिर शाहीन में लेके आएँ, क्योंकि डोमेस्टिक खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर अंडर 19 से आप डायरेक्ट शाहीन में या पाकिस्तान में ले जाते हैं, तो वो जो एक गैप आता है ना प्रोसेस का, उस गैप की वजह से जो लड़का इतना मुश्किल होता है। हाँ, फास्ट बॉलर को अगर आप कहें कि उसका डेवलपिंग फेज जल्दी होता है, लेकिन एक बैट्समैन होता है या कोई फिंगर स्पिनर होता है, हम रिस्ट स्पिनर की बात नहीं कर रहे हैं, रिस्ट स्पिनर ज़रा एक एक्सेप्शनल होता है, विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, इसी तरह विकेट कीपर होता है, तो इनका एक प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक की ज़रूरत है, मुझे ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से सिलसिला जुड़ेंगे। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। तनवीर अहमद साहब, अंडर 19 की अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बच्चों को सिखाने का वक्त है। फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे निकले, सुबहान है और अली है फास्ट बॉलर। तो आपको अगर गुलाम अली बताएं या बुलाएं, सेशन करें आप बॉलर्स के साथ, आप तैयार हैं? जाऊंगा। कौन सा बॉलर है? जॉब क्या? के लिए नहीं, सुबहान पे हमने बात जॉब भी के की। लिए नहीं, अब मेरी बात जॉब नहीं वैसे आपको मुझे बुलाएंगे, मैंने मैं जरूर कहा जाऊंगा। बुलाएंगे, तो गुलाम अली साहब इसको बुला लें आप एक दफा, इनको बुला देखिए लें। कोचिंग में एक होता है मास्टर क्लास कोचिंग, हाँ, उसमें हम करते हैं ये कि कोई अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट हो ना, तो हम उसको कभी कभी बुलाते हैं और बच्चों से उसको थोड़ा टिप्स दिलवाते हैं, जो इनकी प्रैक्टिस होती थी बॉलिंग की। टेक्निकल कोचिंग आपको फिर काम करना पड़ता है। हाँ ठीक है। तो ठीक है अब सुबहान जो फास्ट बॉलर जिसे 6 आउट किए थे, उस पर हमने बात भी की थी उस दिन, तो आज ज़रा उसके बारे में अगर कुछ आप गुलाम अली साहब को बताना चाहें। फुटेज है? फुटेज तो खैर अभी तो नहीं है, लेकिन वो लंबा फास्ट बॉलर है। उसके एक आध जो बायोमैकेनिक्स के शूज़ हैं टेक्निकल, थोड़े से ये उन्होंने वो भी है। कहे थे, इन्होंने कहे थे कि उसका जो फ्रंट लेग है थोड़ा सा इधर जाता है और वो आगे चल के उसको इंजरीज हो सकती हैं, तो उस पर हमारे बॉलिंग कोच ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। और चूँकि ये लड़के अभी आपको पता इतना टाइम नहीं था डेवलपमेंट का, तो सीधे ट्रायल मैच से फिर ये गए हैं आपका सीरीज़ खेलने के लिए। अब जो इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है इनकी जो टेक्निकल चीज़ों पे, डेफिनेटली उस पर काम होगा, चाहे बैटर हो चाहे बॉलर हो। तो अभी सुबहान के पास चूँकि 19 का एज ग्रुप में टाइम है, तो वो उनको जाहिर सी बात है जो उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई है उस पर डेफिनेटली उस पर थोड़ा इंप्रूव किया जाएगा। और अगर तनवीर है या कोई भी बॉलर है, कोई देखते हैं, तनवीर को बुलाएं नहीं आप, कोई तो हम भी है जाएंगे ना। और वो कोई चीज़ देखते हैं तो बिल्कुल हमें सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। और पीसीबी जो है अपने लोगों को इस्तेमाल कर सकता है इसमें। ये पता है, ये आपको पता नहीं है ना, इससे पहले हमारी यही शोज में बहस हो रही थी। ये मुझे पता है क्यों कह रहे हैं इनको बुलाएं, उधर जाके ये वीडियो बनाएंगे और यहाँ के चलाएंगे, बोलेंगे देखिए कोचिंग मैं कुछ नहीं कोचिंग कोर्सेज। बोलूंगा, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, ये नहीं। अब आपने क्लियर कर दिया ना, टेक्निकल कोचिंग अलग है, टेक्निकल कोचिंग बात अलग है। देखिए टेक्निकल कोचिंग तो आपने बहुत कितनी भी क्रिकेट खेली हो, टेक्निकल कोचिंग बगैर सीखे आप नहीं बता सकते। अगर आप बताएंगे तो आप गलतियां करेंगे, ठीक है। टैक्टिस हर आदमी की अपनी होती है कि कोई किसी तरह बॉल करता है, कोई किसी तरह बैट्समैन है किसी तरह शॉट मारता है, हर बैट्समैन। तो आपकी जो टेक्निकल होती है दुनिया में एक ही है, टेक्निकल कोचिंग ऑल डिपेंड ऑन बायोमैकेनिक्स, कि उसमें आपकी बायोमैकेनिक्स की नॉलेज कितनी है, कि आपका जो बॉडी के जो फोर्स जनरेट कर रहा है, मोमेंटम जो बन रहा है आपका, उसमें अलाइनमेंट कैसी है आपकी, इंजरीज के कितने चांसेस हैं।
तो वो जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, सीखे नहीं है, वो आप नहीं कर सकते। तो तनवीर, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए इन बॉलर्स के साथ, इन बैटर्स के साथ, कि ये और मज़ीद आगे बेहतर से बेहतर हों? देखिए, ये जो सिलसिला है ना कोचिंग का, ये बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है और हम भी देख रहे हैं सब कि किस तरह। और हम तो यही समझते थे कि यार मुझे नहीं लगता कि किसी को इन चीज़ों का इतना ज़्यादा आइडिया है, जो कि इतने अरसे से कोचिंग कोर्सेज भी किए हुए 15-15, 20-20 साल से कर रहे हैं। यार एग्जाम्पल्स आपके नज़र नहीं आती? आपको खुरम शहजाद आपको नज़र नहीं आता? शाहीन आपको नज़र नहीं आता? Injured हो नसीम गए थे, शाह, खुरम सुने ना, शहजाद नसीम injured शाह हो आपको नज़र नहीं आता? आमिर जमाल, इतने बड़े बड़े फॉल्ट्स हैं इनके अंदर, एक नहीं बड़े बड़े, इन सब के अंदर। तो मुझे ये बताइए, ये तो पाकिस्तान खेल रहे हैं, हम तो रीजनल लेवल की बात कर रहे हैं कि वहाँ से कोई लड़का आता है, जिस तरह अभी गुल्लू भाई ने बात की कि कोचिज़ जो हैं वो काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी टैक्टिक्स उनको एक आइडिया होता है, हर चीज़ का उनको पता होता है। कुछ कोचिज़ ऐसे जो खुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए, नहीं खेले, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए, लेकिन इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो फिर भी लड़कों पे काम क्यों नहीं होता? आपको पता है, अब मैं जिस तरह हमने कल परसों हमने जिशान की बात की थी, वो जो हाइट वाला लंबा फास्ट बॉलर था, जिशान, हमने कल परसों बात की, उसमें इतना बड़ा फॉल्ट है। वो 4 दफ़ा लाहौर जब गया हूँ, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पे मुसलसल वो बॉलर आ रहे होते हैं जिन पे काम हो रहा है। और इस वक्त, उससे पहले उमर रशीद कर रहे होते थे, अभी रेहान रियाज बॉलिंग कोच हैं, और मैंने उनकी वीडियोज़ भी देखी हैं, उनकी पिक्चर्स भी देखी हैं। मुझे क्योंकि शौक़ है मुझे चीज़ों का, तो मैं पूछता रहा कि इस पे क्या क्या काम हो रहा है। तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो वो सारी मुझे खुशी हुई कि उनकी सही आइडेंटिफिकेशन हो रही है। अब जैसे समीन गुल है, उस पर भी काम हुआ है, तो उसका एक बहुत बड़ा इशू था कि रेहान रियाज ने मुझे दिखाया कि वो लैंड करता था अपने हील पे रादर देन कि उस पर, तो उस पर लोड आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम हो रही थी। ओके। तो वो उसका इशू ठीक रहा है। इसी तरह उबैद शाह पे काम हुआ है अभी, नसीम शाह पे कुछ चीज़ें जो है, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि 2 टाइप के बॉलर होते हैं, एक जो रनअप बेस बॉलर होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेंथ बेस बॉलर। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये बॉलर स्ट्रेंथ बेस है, जो स्ट्रेंथ बेस जो अपनी बॉडी से आखिर में आके डिले रिलीज़ करके फोर्स जनरेट करते हैं, और एक वो बॉलर होता है जो रिदमिक होता है, जो रनअप से अपनी फोर्स को, मोमेंटम को बनाता है और जा करके क्विक रिलीज़ करता है और निकल जाता है। तो दोनों की जो प्रैक्टिस है, दोनों की आइडेंटिफिकेशन अलग है, दोनों की एक्सरसाइजेज अलग हैं। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है किस स्ट्रेंथ का बॉलर है। क्या बात है यार अच्छा, तनवीर, कुछ- आपको तो कोचिंग आती है। कुछ ये मेरी- मैं मेरी- तारीफ मेरी बात करूंगा, सुने। क्योंकि इसने यही बात अभी की थी, पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं, या रिदम बॉलर होता है या शोल्डर बॉलर होता है। सुने, इन्होंने ये बात मेरी- की। strength मेरी- आप मेरी- कहना strength मेरी- जो मेरी आपने- बात सुने। हमेशा हम क्यों कहते हैं कि रीजनल लेवल से लड़के को देखो और उस पर फ़ौरन से काम करना शुरू करो? क्योंकि वो लड़का जब 4 डे क्रिकेट खेलने लग गया ना, और अगर उसने 2 साल 3 साल 4 डे क्रिकेट खेल ली, फिर आप उसको नहीं चेंज कर सकते, फिर आप उस पर काम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते हैं ना, उसमें लंबे लंबे स्पेल, फ्लैट पिचेस पे जोर लगाना, घास वाली पिचेस पे बॉलिंग करना, इसी तरीके से बैट्समैन को भी ले लें। तो जब आप कम एज में आके ये सब कुछ लंबी लंबी बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, 2-2 3-3 साल खेलते हैं, आप फिर उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि यार इस सिचुएशन में ऐसे बॉलिंग, ऐसे बैटिंग, ये वो, मेरा रनअप ऐसे, इस टाइम जान मारनी है, इस टाइम स्लो भागना है, इस टाइम बाउंसर मारना है, इस टाइम क्या नहीं करना। ये सब चीज़ें जब आप करते हैं ना, तो आपके सारे मसल्स यूज्ड टू हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर जब आप कहते हैं ना, नसीम शाह को चेंज करेंगे, शाहीन को चेंज करेंगे, बैकअप भी होना चाहिए, खुरम शहजाद को चेंज करेंगे, आमिर जमाल को चेंज करेंगे, अच्छा, तो वो मैंने फिर इस मुश्किल हो बात जाएगा। पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं भी शाहीन के साथ बैटिंग कोच था, तो मेरी बॉलर से बात हुई, नसीम शाह वगैरह भी थे। तो मैं सबसे पूछता था कि उनके अपने बारे में कितना पता है। तो लड़कों को अपने बारे में पता है कि वो स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर हैं या वो रिदमिक बॉलर हैं। तो मुझे खुशी ये है कि लड़कों का अवेयरनेस है, और डेफिनेटली कि जब मैच्योर रहते हैं, जो तनवीर कह रहे हैं, तो आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं कर सकते, उसको आपने मैनेज करना होता है। थोड़ी छोटी आपके एडजस्टमेंट होती है, जिसकी वजह से आपकी वो जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी होती है, उससे आप बचते हैं, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। तो ये सारी ठीक चीज़ें बात है। गुलाम अली साहब ने जो बात की ना कि लड़कों में अवेयरनेस होती है, वो सीखते हैं, उसके लिए उनके जो उस्ताद हैं उनमें भी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश या इंडिया की, अभी मैंने हाल ही में पढ़ा है कि उनके जो कोचेज़ हैं अंडर 19 के या ग्रेट क्रिकेट के कोचेज़, वो सेम है। रिचर्ड स्टोनियर बांग्लादेश का कोच है, उससे मेरी बड़ी अरसे से दुआ सलाम होती रहती है। तो ये भी ज़रूरी है कि उस्तादों को भी आप रखें, बिल्कुल एक ही जैसे उस्ताद होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से चेंजेस आती हैं वो बच्चों पर उसका असर बुरा पड़ता है। अब आगे चलते हैं, अगला सेगमेंट है हमारा, लास्ट सेगमेंट ऑफ द डे, हैव योर से।
हैवी से में हम आपके सामने एक सवाल रखते हैं। कल भी हमने सवाल रखा था कि कौन है वो प्लेयर जिसने पहली चैंपियंस ट्रॉफी जो 99 में खेली गई थी, आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट उसका नाम था, उसका हाईएस्ट स्कोरर कौन था। तो इसका हाईएस्ट स्कोरर था फिलो वॉलिस। इसके जवाबात हमारे पास बहुत ज़्यादा आए, लेकिन इसके जो सबसे पहले हमें जवाब दिया था वो मान रज़ा साहब हैं लाहौर से, और उसके अलावा हाफिज़ कमर शहजाद हैं मंडी बहाउद्दीन से। इन दोनों का जवाब का टाइम ऑलमोस्ट सेम है, तो हमने इन दोनों का नाम ही ले आए। फिलो वॉलिस वॉज द वन हु स्कोर्ड हेविली इन द फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी विच वॉज हेल्ड इन 1998। अब आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि भाई रन बनाने वाला तो आपने बता दिया, वो कौन बॉलर था जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल किए थे पहली चैंपियंस ट्रॉफी में जो 1998 में हुई थी। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कहते थे उसको, उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कहा जाता था, उस वक्त आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट ये कहलाता था। तो इसका हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने आ रहे हैं, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम। इस पर आप जवाब दीजिए। हम ये सवाल आपको अलग से सोशल मीडिया पर लगा कर देंगे, उसके नीचे आने वाले जवाब को ही हम कंसिडर करेंगे, वरना तो सूरत हाल बहुत फैल जाएगी। तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि किसने पहले चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल किए थे। जवाब है इसका, मैं अभी नहीं बता रहा आपको, आपने जवाब देना है। तो यह था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने एक्सटेंसिवली बात की अंडर 19 क्रिकेट के ऊपर। जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं क्लियर लोगों को एक मैसेज दूँ। देखिए, जब मैंने आज़म खान के बारे में बातें की थी ना, तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला था ये क्या बातें की। ठीक है, ये मैं उन सबको बता दूं कि ये मैं जॉब करता हूं यहाँ पे, ये मेरा काम है, ये मैं पर्सनल नहीं होता ना, कोई ऐसी चीज़ें होती है, मैं हर किसी की बात करता हूँ। ठीक है ना, ये दिमाग से निकाल दें टेस्ट क्रिकेट का बेटा है, ये है वो, उसकी बात मैं करता हूँ। पाकिस्तान के सिस्टम को मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझता हूँ। मुझे भी गुस्सा आता था जब सारे कहते थे ना आज़म के बारे में ये किया, तो मुझे भी गुस्सा आता था। मैं भी इंसान हूँ कि यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं जो भी बोलूँ। ठीक है, इसी तरीके से जो फ़हाम की बात की, सब कुछ की, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यार जो गलत मुझे लगता है, क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि डायरेक्टली हमारे बच्चों के ऊपर कोई बात हो रही है तो वो सोचता रहे, लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई चीज़ें नहीं, और मैं अपने सिंसियरिटी के साथ काम। तनवीर ने क्लैरिटी दे दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस पोजीशन पर ये बैठे हैं इनका काम तो है, जरूरी देना पड़ता है ना। 100 बातें करते हैं आगे से, आप भी कुछ देना पड़ता है। गलत समझते हैं, हर चीज़ को गलत समझते हैं। तनवीर को मैं देखता हूँ, तनवीर हर प्रोग्राम अपनी सफाई दे रहे होते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, मैं सिंसियरिटी से काम करता हूँ। बोलने की जरूरत थोड़ी है, बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन जरूरत है बोलने की। लोग गलत समझते हैं। प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स कीजिए हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पर। 3 हैं नेटवर्क्स हमारे, हम फेसबुक पर भी हैं, हम एक्स पर भी हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं। हम आपसे सवालात भी करते हैं। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तीनों को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।